बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत के पत्ते एपिसोड नंबर 55, सेकंड लास्ट एपिसोड है ये। हया बाजी आपका फ़ोन है। वो अपने कमरे में लैपटॉप के सामने आयशा को मेल लिख रही थी जब नूर बानो ने दरवाजे से झांक कर सदा लगाई। वो अच्छा कहकर सेंड का बटन दबा कर उठी और बाहर आई। ज़िंदगी में नाउमीदी इतनी बढ़ गई थी कि फ़ोन की घंटी पे भी चौंकना छोड़ दिया था। मेजर अहमद उसे लैंडलाइन पे कभी भी कॉल नहीं किया करता था, सो उससे दिलचस्पी ना थी कि फ़ोन किसका है। हेलो। उसे क्रेडल के पास रखा रिसीवर उठाकर कान से लगाया। बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने और समझने का। मुझे खुशी है कि आपने अक्लमंदी का सबूत दिया। वलीद का मुस्कुराता लहजा। उसे लगता था कि सारे एहसासात मर गए हैं, मगर एक उबाल सा अंदर से उठा। हाँ, अभी दिल में कुछ ज़िंदा था। जो भी कहना है साफ कहो, वो दबे लहजे में गराई। मेरे खिलाफ वो केस वापस लेकर आपने साबित कर दिया कि आप एक अक्लमंद खातून हैं। लम्हे भर को उसके आसाब मफलूज से हो गए। केस वापस? उसने तो नहीं। फिर किसने? मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई केस वापस नहीं लिया। मैं जानता हूँ आपके दबाव पे ही ये हुआ है, और मैं जानता हूँ कि आपने क्यों किया है। ये कॉल आपका शुक्रिया अदा करने के लिए की थी, और ये पूछने के लिए कि हम फिर कब मिल रहे हैं। वो जैसे बहुत मसरूर और मुतमईन था। उसके अंदर ज्वार भाटा पकने लगा। वो मुश्किल उसने जब्त किया। मैं फ़ोन रख रही हूँ। कल दोपहर 1 बजे मैं जना सुपर वाले पिज़्ज़ा हट पे आपका इंतज़ार करूँगा। ज़रूर आइएगा। मुझे कुछ अहम बातें करनी हैं, क्योंकि अभी वो आर्किटेक्ट वाला मसला हल नहीं हुआ। अच्छा, और तुम्हें लगता है मैं आ जाऊँगी? वो और होती हैं कमज़ोर लड़कियाँ जो तुम जैसों से डर जाती हैं। माई फुट। इतना गुस्सा आया था कि दिल चाहा ये फ़ोन दीवार पे दे मारे। आपको आना होगा। याद रखिए वो वीडियो मेरे पास है। अगर आप नहीं आई तो मैं आपके घर आकर वो वीडियो आपके ही टीवी पे चला कर दिखाऊंगा, और ये मेरा वादा है। उसके लहजे की सफाकी हया का दिल लरस कर रह गया, मगर जब बोली तो आवाज़ मजबूत थी। तो फिर तुम कर गुजरो जो तुम करना चाहते हो। ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुमसे यूँ मिलने चली आऊँगी। जहन्नुम में जाओ तुम। कहकर उसने फ़ोन ज़ोर से क्रेडल पर पटका। फिर तेज़ी से मुड़कर अब्बा के कमरे की तरफ गई। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े टाई की नॉट सही कर रहे थे। ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार। अब्बा, क्या आपने वलीद के ख़िलाफ़ केस वापस ले लिया? वो परेशानी से कहती बिना इजाज़त अंदर आई। सुलेमान साहब ने चौंक कर उसे देखा और फिर शीशे के सामने होकर टाई की नॉट तंग करने लगे। हाँ, वापस ले लिया। मगर क्यों? वो सदमे से बोली। पहली बात यह कि वो बहुत ही कमज़ोर केस था। दूसरी बात यह कि हमारे पास कोई ख़ास गवाह नहीं है, और तीसरी बात उसकी गाड़ी से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। फुरकान भाई को चोट गिरने से आई थी, इसलिए इस केस का कोई फ़ायदा नहीं था। वह परफ्यूम उठा के ख़ुद पर स्प्रे कर रहे थे। बीमारी ने इनको पहले से काफ़ी कमज़ोर कर दिया था, लेकिन अब वो दिन ब दिन सेहतमंद रूबा सेहत थे। मगर अब्बा, आप जानते हैं कि उसने मुझे टक्कर मारने की कोशिश की। हया, मैं इसे इस तरह नहीं छोड़ूंगा। आर्किटेक्ट के साथ मिलकर जो उसने बेईमानी की है, इस पर मैं उसे आड़े हाथ लूँगा। थोड़ा इंतज़ार तो करो। लेकिन अब्बा की बात के बरक्स उनका लहजा गैर संजीदा था। वो मज़ीद कुछ सुने बगैर भागती हुई बाहर आई। चंद लम्हों बाद वो ताया फुरकान के घर में थी। ताया अब्बा और साइमा ताई ड्राइंग रूम में अकेले नाश्ता कर रहे थे। लड़के काम पर थे। सोनिया और इरम भी ना थी। ताया अब्बा, वो परेशानी से उनके पास आई। आओ हया, तबीयत कैसी है? वो हमार लहजे में बोले, साथ ही कुर्सी तरफ इशारा किया। पहले जैसी मोहब्बतें भी नहीं, मगर पिछले कुछ अरसे वाली रखाई भी नहीं। दरमियाना सा अंदाज। ताया अब्बा, आप लोगों ने वलीद के ख़िलाफ़ केस वापस क्यों ले लिया? वो बेचैनी से वहीं खड़े खड़े बोली। साइमा ताई उसके लहजे पे बेख्तियार पलटकर उसे देखने लगी। मैंने नहीं लिया, तुम्हारे अब्बा ने लिया है, और वो इतने गलत भी नहीं है। केस कमज़ोर है, वक्त और पैसे ज़ाय करने का क्या फ़ायदा? मगर मगर इस तरह तो वो और भी शेर हो जाएगा। वो समझेगा कि हम सब ठीक हैं। चोट मुझे लगी थी। जब मैं समझौता करने पे मजबूर हूँ तो फिर? ताया अब्बा भी शायद वलीद के ख़िलाफ़ किसी सख्त कार्रवाई के हक़ में ना थे। कारोबारी सियासतें, उफ़। और आर्किटेक्ट वाला केस? देखो, हम उसको खुल्लम खुल्ला तो डील नहीं कर सकते। कंपनी की साख को नुकसान पहुँच सकता है, मगर तुम्हारे अब्बा उससे ज़रूर निपटेंगे। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो।
वो जानती थी अब उससे कोई नहीं निपटेगा। वो उसे सिर्फ़ और सिर्फ उसको आर्किटेक्ट वाले केस का डरावा दे रहे थे ताकि उसको सीधा रख सकें। शतरंज, बिसात, सियासत, आप नहीं समझेंगे। उसे तासुब से नफ़ी में सर झटका। हया, जिहान नहीं आया? साइमा ताई ने उनकी गुफ्तगू को इख्तिताम पज़ीर होते देखा तो रह न सकी। अल्लाह अल्लाह, फिर वही सवाल। उसके असाब ढीले पड़ गए। वो नहीं आ सका ताई। आवाज़ भी धीमी पड़ गई। तो कब आएगा? तुम्हारे अब्बा और अम्मा तो चाह रहे थे कि तुम्हारा निकाह भी रोहेल के वलीमे के साथ अनाउंस करें, मगर ताई ने हनकारा भरकर बात अधूरी छोड़ दी। वो नामुकम्मल मानिया खस के बगैर पलट दी। ताया अब्बा उस वक्त अखबार की तरफ मुतवज्जो हो चुके थे। हर कोई पूछता था कि वो नहीं आया, क्यों? ये कोई नहीं पूछता था कि वो क्यों नहीं आया। सब अपने मफाद की बात पूछते हैं। जहान की किसी को फ़िक्र न थी। उसकी मेल पे आयशा का जवाब आ गया था। उसने कहा था कि वो शाम में ऑनलाइन होगी, तब वो दोनों बात करेंगी। वो आयशा से क्या बात करना चाहती थी वो नहीं जानती थी। बस अपना दुख और इसतिराब किसी से बांटना चाहती थी। किसी सिपाही की बीवी होकर दिनों, हफ्तों, महीनों उसका सब्र से इंतज़ार करना कितना तकलीफ़ दे होता है वो अब जान पाई थी। कैसी हो? स्क्रीन पे आयशा का शफाफ खूबसूरत चेहरा दिखाई दे रहा था। वो कंप्यूटर के सामने रिवॉल्विंग चेयर पे बैठी थी और बात करते हुए वो शीशी की नन्ही प्याली से तुर्क चाय के घूंट भर रही थी। मुझे नहीं पता मैं कैसी हूँ, वो उदासी से बोली थी। मुलगजे लिबास और कीचड़ से बंधे बालों में हया बहुत कमज़ोर और अफसरदा दिखाई दे रही थी। क्या हमारा नतोलिया अच्छा नहीं लगा? वो भीगा सा मुस्कुराई। नहीं, बहुत अच्छा लगा। आयशा ने हैरत आमेज़ मुस्कुराहट के साथ प्याली साइड पे रखी और कपादोक्या वस्ती अनातोलिया में वाक़ था। बिहारे बता रही थी तुम लोग अनकरा भी गए थे। क्या उसके जाने के बाद तुमने अनकरा देखा या वापस आ गई? मैं कैलाश चली गई थी। उसके लबों से फिसला। चाय की प्याली उठाया। आयशा ज़रा चौंकी सी। अच्छा, किस दिन गई तुम कैलाश? इतवार को गई थी, मंगल की दोपहर वापस आ गई। अब छुपाने का क्या फ़ायदा था? आयशा चंद लम्हे कुछ सोचती रही थी। प्याली उसके हाथ में थी मगर वो उसे लबों तक ले जाना जैसे भूल गई। क्या बॉर्डर वहाँ से बहुत करीब पड़ता है? हाँ, बहुत करीब। उसकी निगाहों के सामने फिर से वही रात घूम गई, वो खौफनाक बरसती बारिश वाली रात। तो क्या बॉर्डर की सारी खबरें कैलाश में लोगों को मिल जाया करती हैं? किस किस्म की खबरें आयशे? उसने अचंभे से स्क्रीन को देखा। मतलब जो लोग इलीगल बॉर्डर क्रॉस करते हैं उनकी गिरफ्तारी की खबरें। क्या मंगल की सुबह तुमने कोई ऐसी खबर सुनी थी? वो बहुत सोच सोच कर बोल रही थी और लम्हे भर को हया को लगा उसका सांस रुक गया है। वो अपनी बहन की जासूस है, सारी बातें उसको बता दी होगी। तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास था बिहारे? क्या तुम लोग कैलाश जाओगे? अब्दुलरहमान कैलाश का नाम ले रहा था। हया, आयशा ने उसे पुकारा। वो चौंकी। कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलाई तो एक अजीब सा ख्याल जहन में उभरा। नहीं, ये नहीं हो सकता था। आयशा किसी को, पुलिस को क्यों बताएगी? मगर फिर वो बॉर्डर की गिरफ्तारी के बारे में सुनने में इतनी दिलचस्पी क्यों रखती थी? हाँ, पीर और मंगल की दरमियानी रात वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा था आयशा, मगर सिक्योरिटी एहलकार उसके इंतज़ार में थे। वो गिरफ़्तार हुआ या मारा गया मैं नहीं जानती, मगर मैं इतना जानती हूँ कि वो उसके इंतज़ार में थे क्योंकि तुमने उनको बताया था, है ना? पता नहीं कैसे ये सब उसके मुंह से निकला था। लाश और में जुड़ती कड़ियाँ मिलकर एक ऐसी जंजीर बना गई थी जिसने उसे गले में फंदा डाल दिया था। आयशा लम्हे भर को खामोश हो गई। हया को लगा वो इनकार कर देगी, मगर वो झूठ नहीं बोल सकती थी। हाँ, मैंने इनको कॉल की थी। ये मेरा फ़र्ज़ था। अगर मुझे मालूम हो कि एक कौमी मुजरिम कानून तोड़ने जा रहा है तो मुझे सिक्योरिटी फोर्सेस को बताना चाहिए था। वो बेयकीनी से आयशा को देख रही थी। वो इतने आराम से ये सब कह रही थी। क्या उसे नहीं मालूम था वो क्या कह रही थी? जिहान कौन था उसके लिए? मरहबा हया। बिहारी कहीं पीछे से आई और बहन के कंधे से झूलकर चहक कर स्क्रीन में देखा। हया ने जवाब नहीं दिया। वो अभी तक आयशा को देख रही थी। अब्दुलरहमान मुजरिम नहीं था आयशे, वो मुजरिम नहीं था। चाय का घूंट भरते भरते आयशा गुल ठहरी। उसकी आंखों में चंबा उभरा। अब्दुलरहमान का क्या जिक्र? तुम
हाँ यानी लब खोले मगर रुक गए। उसके अंदर उबलता गुस्सा, बेयकीनी, सब कुछ रुक गया। कहीं कुछ गलत था। तुमने आयशे, हम अब्दुलरहमान की बात कर रहे हैं जिसे मैंने कैलाश में खो दिया है। बेबसी से उसने कहना चाहा। बिहारी कभी आयशे को देखती है, कभी स्क्रीन को। चाय की प्याली बेख्तियार एक तरफ रखते हुए सीधी हुई उसकी आंखों में उभरी हैरत अब बेयकीनी में बदल गई थी। अब्दुलरहमान कैलाश में क्या कर रहा था? तुम जानती हो वो क्या कर रहा था। तुमने सिक्योरिटी को बताया उसके बॉर्डर क्रॉसिंग का। हया, वो कैलाश में नहीं था, उसे अनकरा से जर्मनी जाना था। वो कैलाश क्यों गया? तुम जानती हो वो कैलाश में था आयशे। तुम्हें बिहारी ने बताया था। मुझे मालूम है। जिस बात की शिद्दत से उसकी आवाज़ बुलंद हो गई थी। बिहारी गुल, तुम जानती थी? आयशा ने बेयकीनी से अपनी बहन को देखा। वो बेसाख्ता सहम कर पीछे हुई। मैंने कुछ नहीं किया, सब मुझे ऐसे क्यों देखते हैं? उसकी आंखें डबडबा गईं। वो मंगल की रात बॉर्डर क्रॉस करने जा रहा था। क्या ये तुम्हें बिहारी ने नहीं बताया? वो बॉर्डर क्रॉस करने जा रहा था? नहीं हया, ये नहीं हो सकता। आयशा अभी तक दम्बखूद थी। मैंने इसके बारे में तो किसी को कुछ नहीं कहा। मैंने तो नसूफ फ़खरी के बारे में बताया था सिक्योरिटी को। उसे बॉर्डर क्रॉस करना था मंगल और पीर के दरमियानी शब। वो जिहान था आयशे जिसके बारे में तुमने इनको बताया। और तुमने कॉल ही क्यों की सिक्योरिटी को? वह दबी दबी चलाई थी। उस रात के ज़ख़म, बारूद की बू, रोशनी के गोले सब फिर से ताज़ा हो गया। क्योंकि मुझे अब्दुलरहमान ने ऐसा करने को कहा था, वो बेबसी से बोली थी। बिहारी ने तायद में सर हिलाया। मेरी बहन सच कह रही है। मैंने उनकी बातें सुनी थी चर्च में। और हया को लगा वो अगला सांस नहीं ले सकेगी। अगला मंजर। आयशे, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। आने के पुकारने पे वो चौंकी। गोद में रखा मोबाइल जाने कब से बज रहा था। बिहारे नंबर पे लिखा नाम बहुत मोहब्बत से लेकर उसने आने को बताया और सब्ज़ बटन दबाकर फ़ोन गले से लगाया। सलामुन अलैकुम। उसे मुस्कुराकर सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ईरान से हज़ारों किलोमीटर दूर वह हिलारा वादी के चर्च में खड़ा बिहारी के फ़ोन को कान से लगाए कह रहा था। साथ ही उसने पलट कर देखा। चर्च के खुले दरवाजे से बैरूनी सीढ़ियाँ नज़र आ रही थी जो पहाड़ के नीचे तक जाती थीं। हया भी नमाज़ पढ़कर नहीं आई थी और बिहारी के पर्स से फ़ोन पहले से निकाल कर उसने उसे तस्वीरें खींचने चर्च की ऊपरी मंजिल पर भेजा था। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुर्की वाले कैसे हैं? उसकी मुस्कुराहट और भी खूबसूरत हो गई। तमानियत के सारे रंग आंखों में उतर आए थे। बहुत दिन बाद उसने अब्दुलरहमान की आवाज़ सुनी थी। आयशे, याद है तुमने कहा था कि तुम मुझे एक फ़ेवर दोगी? वह चर्च की चौखट में खड़ा सीढ़ियों को ही देख रहा था। हया के आने से पहले पहले उससे बात ख़त्म करनी थी। हाँ बताओ, क्या हुआ? तुम तुर्की के सबसे बड़े बॉर्डर के बारे में क्या जानती हो? कौन सा बॉर्डर? तुर्की और शाम का? दूसरी जाने वो चौंकी थी। हाँ, इस बॉर्डर को एक कौमी मुजरिम इस मंगल की रात क्रॉस करेगा, गैर कानूनी तौर पे। ऐसे में तुम्हें कुछ करना है। चंद लम्हे की खामोशी के बाद गालबन वो किसी और जगह आ गई थी। वो बोली, हाँ कहो फिर, मैं सुन रही हूँ। तुर्की का तुम पे कर्ज है आयशे। अपने दिल से पूछो कि अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि एक मुजरिम, तुर्की का एक कौमी मुजरिम, गैर कानूनी तरीके से सरहद पार कर रहा है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? आयशा खामोश रही थी। वो आवाज़ मज़ीद धीमी करते हुए बोला, तुम्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स के कमांडर को फ़ोन करना चाहिए। तुम्हें उनको बताना चाहिए सब कुछ ताकि वो उसे गिरफ़्तार कर सकें। मगर नहीं, आयशा गुल ये कैसे करेगी? आयशा गुल तो कुछ नहीं कर सकती। ज़रा ऊंचा बोलो, इतना हिस्सा मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या कोई आसपास है? वो बुरा मानकर ज़रा खफकी से बोली, जैसे आखिरी फ़िक्रे को नज़रअंदाज करना चाह रही है। मैं नहीं चाहता कि कोई सुने। तुम ये सब लिख लो और कमांडर का नंबर भी। फिर वो उसे तमाम ज़रूरी बातें बताता गया और वो लिखती गई। उन्हें तुम्हारी कॉल ट्रेस करने में 90 सेकंड लगेंगे। तुमने 80वें सेकंड कॉल काटनी है। तुम ये करोगी ना? तुमने मुझसे वादा किया था। और तभी उसको अपनी पुश्त पे आहट का एहसास हुआ। वो तेज़ी से पलटा। अंदर चर्च की सीढ़ियों पे हरकत सी हुई थी। कोई आ गया है, बाद में कॉल करूँगा।
और उसका मरहबा सुनने से कबल ही वो सुबह गिरफ्तारी से आ गया और सीढ़ी की ओर में खड़ी बिहारी गुल को कान से पकड़कर बाहर निकाला। मैं अभी आई थी, वल्लाह मैंने कुछ नहीं सुना। छोटी बिल्ली बौखला गई थी, मगर वो लम्हेचे बरहमी से उसे चर्च से बाहर लाया था। तो तुम मेरी बातें सुन रही थी, तो तुम्हें तुम्हारी बहन ने सिखाया नहीं है कि किसी की बातें छुप कर नहीं सुनते? मेरी बहन को कुछ मत कहो। जो तुमने सुना है, अगर वो तुमने हया को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बिहारे। वो दबे दबे गुस्से से कह रहा था। और अगर तुमने अपनी बहन को बताया कि मैंने ये बात हया को बताने से मना किया है तो मैं वाकई बहुत बुरा पेश आऊँगा। सीढ़ियों पे टक टक की आवाज़ गूंजने लगी। वो ऊपर आ रही थी। जहान ने बिहारी को मोबाइल वापस किया, जिसे उसने जल्दी से अपने पर्स में डाल दिया। अगर तुमने मेरी बात ना मानी बिहारे। मैंने कुछ नहीं सुना। वो रुहासी हो गई थी। हयात अब तक ऊपर आ चुकी थी। अगला मंजर। उसने ये सब कहा। वो बेयकीनी से स्क्रीन पे नज़र आती है। आयशा और बिहारी को देख रही थी। हाँ, मेरी बहन सच कह रही है, मैंने ख़ुद सुना था। तुमने ये सब सुना था? और वो समझती रही कि शायद उसने उसकी और जहान की बातें सुनी थी, मगर वो तो उर्दू में बात कर रहे थे। वो सुन भी लेती तो उसे क्या समझ आता। उसने उनकी बातें सुनी ही नहीं थी। वो एक दफ़ा फिर एक तरफ की कहानी से नतीजा अखज़ कर गई थी। उसने अपनी मुखबरी खुद करवाई। उसने ख़ुद को खुद गिरफ़्तार करवाया, मगर क्यों? इस सारे किस्से का कोई सेंस ना बनता था। वो हैरान थी, परेशान थी। तुम्हें कैसे पता कि वो गिरफ़्तार हो गया है? आयशा ने बेचैनी से पूछा। मैंने ख़ुद देखा था। वो हया के अल्फाज लबों पे टूट गए। उसने क्या देखा था? हीवले, धुआं, रोशनी के गोले, एक तरफ की कहानी। मुझे नहीं पता मैंने क्या देखा था। मुझे नहीं पता। वो बेबसी से नफ़ी में सर हिलाने लगी। फिर एकदम झमाके से उसे याद आया जहान के जूतों का रुख। जब वो उठा था तो उसके जूतों का रुख बाएं जानिब था, हालांकि वो सरहद की तरफ मुँह किए खड़ा था। क्या वो सरहद की तरफ नहीं जा रहा था? वो बाएं जानिब जा रहा था, मगर बाएं तरफ क्या था? प्लीज़, तुम्हें कुछ भी पता लगे मुझे ज़रूर बताना। अगर उसे मेरी वजह से कुछ हुआ तो मैं सारी ज़िंदगी ख़ुद को माफ़ नहीं करूँगी। आयशा बहुत फ़िक्रमंद और बेचैन हो गई थी। हया ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। आयशा को तसल्ली देने के लिए एक लफ्ज़ भी उसके पास न था। सरहद की वो रात और हराकलीतस की दायमी आँख से उठते धुएँ के मरकूले सब फिर से जहन में ताज़ा हो गए थे। अगला मंजर। उसे दीवार पर लगे कैलेंडर की तारीख़ों को एक दफ़ा फिर देखा। अभी अभी उसने सुर्ख पेन से आज की तारीख़ यानी हफ्ते का दिन काटा था। अब मज़ीद 2 रोज़ बाकी थे, फिर मंगल था। पेन रखकर वो ड्रेसिंग टेबल तक आई और आईने में ख़ुद को देखा। डूबती उम्मीद के दरमियान उसका दिल बनने संवरने तैयार होने किसी भी चीज़ को नहीं चाह रहा था। सादा सफ़ेद सलवार कमीज़ और शानों पे फैला सफ़ेद दुपट्टा और ढीले जोड़े में बंधे बाल, वीरान आँखें। दिल तो वहीं जैतून के दरख्तों में खो गया था। वो बाहर आई तो रोहेल किचन की अधखुली दीवार के पीछे से नज़र आ रहा था। उसे आते देखकर ज़रा सा मुस्कुराया। पियोगी? वो कप में कांटे से कॉफ़ी फेंट रहा था। वो हल्का सा नफ़ी में सर हिलाते हुए आगे आई और किचन के सेंटर टेबल की कुर्सी खींचकर बैठी। और क्या हो रहा है? जहान ने कब आना है? घूम फिर कर वही सवाल। अच्छा है ना वो नहीं आया, सब खुश हो गए। उसे और मुझे साथ देकर खुश था ही कौन भला? वो तलखी से बोला। अरे मैं तो खुश था, बल्कि वो आते तो और भी खुश होता। खैर, पुप्पो कह रही थी कि वो मंगल को आ जाएगा। रोहेल पूछ रहा था या बता रहा था, वो समझ नहीं सकी। पुप्पो को तो उसने खुद ही बताया था, मगर जब उसे खुद ही यकीन नहीं था तो रोहेल को क्या दिलाती। नताशा कहाँ है? उसे इधर उधर देखते हुए मौजू बदला। अंदर होगी, वलीमे के लिए अपने ड्रेस की डिज़ाइनिंग करती फिर रही है। अच्छा, खुश है वो पाकिस्तान आकर? रोहेल ने कॉफ़ी फेंटते हुए ज़रा से शाने उचकाए। यह हाँ था या ना वो समझ नहीं पाई थी। और अब तो अब्बा भी जहान से खुश थे। तो पहले कौन सा? वो कहते कहते रुकी। एकदम से उसे कुछ याद आया था। वही कदम में जब रोहेल से उसकी बात हुई थी तब उसने कुछ बताया था। तुमने बताया था रोहेल, याद है कि अब्बा किसी वजह से जहां से खफा थे। छोड़ो हया, रहने दो, वो तो बस ऐसे ही। नहीं, मुझे बताओ तो सही। तुमने कहा था बाद में बताऊंगा।
कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन जब अब्बा 1.5 साल पहले इस्तांबुल में सबीन फूफो से मिले थे तो उन्होंने किसी लड़की को जिहान को ड्रॉप करते देखा था। बस उसी बात से उनके दिल में गिरह लग गई थी। मगर खैर छोड़ो, इतनी छोटी छोटी बातों से क्या फ़र्क पड़ता है। और हया को तो ये बात अच्छे से याद थी। उसने अब्बा और ताया की बातें सुनी थी। हाँ, वो यही बात कर रहे थे, लेकिन जहान ने उससे बात कभी नहीं बताई क्योंकि उसने पूछी नहीं थी। तो क्या अभी भी कुछ ऐसी ही बातें थी जो मुझसे नहीं बताता था, जैसे आयशा को वो सब कहना। उफ। वो दोनों अभी वहीं बैठे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। हया ने आगे होकर फ़ोन उठाया। जहन में पहला ख्याल वलीद का आया। हया, क्या तुम फारिग हो? साइमा ताई ने बहुत ही शीरीं लहजे में बोल रही थी। यकीनन कुछ काम था। जी बताइए। इरम के साथ मार्केट तक हो आओ, कुछ कमीज़ें लेनी है उसे। और अपने ताया का तो तुम्हें पता ही है, वो अकेले जाने कहाँ देते हैं। ओके, मैं आ रही हूँ। कोई और वक्त होता तो शायद वो ना आती, लेकिन उसे इरम से भी तो बात करनी थी। सो एक नहज पे पहुँचकर वो अपनी जगह से खड़ी हुई। अगला मंजर, उसने कार पार्किंग एरिया में रोकी और गियर को न्यूट्रल पे किया। चाबी घुमाते हुए इरम को देखा। शलवार कमीज़ पर स्कार्फ लिए वो ज़रा बेचैन निगाहों से शॉपिंग प्लाजा को देख रही थी। चलें? उसकी बात पे इरम चौंकी। हाँ चलें, मुझे कुछ कमीज़ें लेनी है। बल्कि ऐसा करते हैं कि इरम ज़रा तजब्जब से रुकी। मुझे पिंक कलर में लॉन चाहिए। तो मैं यूँ करो, तुम शॉप के अंदर चली जाओ, जो अच्छे लगे निकलवा लेना। तुम्हारे टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा है। मुझे कुछ ज्वेलरी भी उठानी थी, मैं तब तक दूसरे प्लाजा से उठा लूँ। तुम बैठो, मैं आती हूँ। वो जैसी सारी तमहीद तैयार करके लाई थी और अब जल्दी जल्दी लॉक खोलने लगी। मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं खैर है, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, तुम्हें यूँ क्यों दिखाऊँ? बस 10 मिनट तो लगेंगे। इरम, अगर तुम्हें यूँ अकेले जाना है तो पहले अपने अब्बा से पूछ लो। उसे कहने के साथ ही अपने मोबाइल पर ताया का नंबर मिलाया और कॉल के बटन पर हाथ रखे, मगर दबाए बगैर स्क्रीन इरम को दिखाई। दरवाजे को खोलता इरम का हाथ ठहरा, आंखों में उलझन और फिर गुस्सा धर आया। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी लड़के से मिलने जा रही हूँ? नहीं, मुझे लगता है तुम वलीद से मिलने जा रही हो। उसने बगौर इरम को देखते हुए रसान से कहा। एक लम्हे के लिए इरम का चेहरे का रंग बदला। उसने थूक निकली, मगर फिर वो जी कड़ा कर बोली, और अगर जा भी रही हूँ तो तुम क्या कर लोगी? मैं अकेली घर चली जाऊंगी और किसी को कुछ भी नहीं कहूँगी। फिर जब तुम तन्हा होगी तो सबको खुद ही वजाहत दोगी। मैं तुम्हारे लिए कुर्बानी का बकरा क्यों बनूँ हमेशा? मैं किसी से नहीं डरती हया। वो तो मुझे मालूम है। तुमने जो मेरी वीडियो देने की हरकत की है उससे पता चल गया था कि तुम्हें अल्लाह का खौफ भी नहीं है। कौन सी वीडियो? इरम ने अबरू उठाई। चेहरे का बदलता रंग गवाही दे रहा था कि यह हरकत उसने नहीं की थी। फ़ोन पे भले वो जितनी मजबूती से बात कर ले, सामने की बात और होती है। तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ। तुमने इस तरह करने से पहले इतना भी ना सोचा कि इसमें तुम्हारी भी बदनामी होगी। वो दुख से इरम को देखते हुए बोले। गाड़ी के शीशे आधे खुले थे, इसके बावजूद बाहर के शोर से बेनियाज वो दोनों एक दूसरे को देख रही थीं। हया दुख से और इरम तलखी से। मेरी ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मेरी जितनी बदनामी तुमने करवानी थी करवा ली। इरम, तुम वलीद से वो वीडियो वापस ले लो। उसे इल्तिजा नहीं की थी, बस कतईयत से कहा था। अच्छा, ये चाहती हो तुम? और अगर मैं ना लूँ तो? इरम के चेहरे पे कड़वी सी मुस्कुराहट थी। तो तुम नताइज की ज़िम्मेदार खुद होगी। और अगर मैं इस शर्त पे लूँगी कि अब्बा के सामने जाकर तुम कहोगी कि मैं उस रात तुम्हीं से बात कर रही थी और वो तुम्हारा ही कोई जानने वाला था जिसने अब्बा के फ़ोन करने पे फ़ोन उठाया था, तो क्या तुम ऐसा कर लोगी? हया चंद लम्हे बहुत दुख से उसे देखती रही। यू नो व्हाट, तुम और वलीद एक जैसे हो। जब खुद फंसे हुए होते हो तब भी तुम्हें लगता है कि दूसरों को अपने इशारों में नचा सकते हो। मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। तो फिर ठीक है, करने दो वलीद को इस वीडियो के साथ जो वो करना चाहता है। चंद लम्हे दोनों के दरमियान एक तल्ख सी खामोशी हायल रही। हया सोचते हुए विंड स्क्रीन के पार देखती रही। किसी तरह उसे इरम को कन्विंस करना था कि वो वलीद से वीडियो ले ले किसी भी तरह। इरम, मेरी बात सुनो, इसमें तुम्हारा पार्ट भी है। सिर्फ मैं नहीं, तुम भी बदनाम हो जाओगी। पहली दफ़ा इरम के चेहरे पे एक मुतमईन सी मुस्कुराहट उभरी।
आर यू श्योर हया कि उसमें मेरा पार्ट भी है? और हया सुन सी रह गई। इसका मतलब था कि इरम ने अपना पार्ट एडिट कर दिया था और वो इन कामों में बहुत अच्छी थी। उसे पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया कि वो ऐसा भी कुछ कर सकती थी? तो तुमने सिर्फ मुझे बेइज्जत करने के लिए सब कुछ किया। इरम, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? वो जो इतनी देर से सपाट लहजे में बात कर रही थी, अब कि उसकी आवाज़ में शदीद सदमा दर आया था। हाँ करती हूँ, और मुझे तुम्हारे इस बुरके से भी नफ़रत है। हमेशा तुम्हारी वजह से मुझे अब्बा से बातें सुनना पड़ती थी। इरम एकदम फट पड़ी थी। जब रुहेल भाई अमेरिका गए और तुम यूनिवर्सिटी, तो तुम एकदम मॉडर्न हो गई। अब्बा तुम्हें कुछ नहीं कह सकते थे, सो उन्होंने मुझ पर रोक टोक ज़्यादा कर दी कि कहीं मैं तुम्हारी जैसी ना बन जाऊँ। तुम्हारी वजह से मुझ पर सख्तियाँ बढ़ी हैं और अब मैं तंग आ गई हूँ इस ज़बरदस्ती के स्कार्फ से। मेरा बस चले तो मैं शहर की सारे स्कार्फ शॉप्स को आग लगा दूँ। नहीं करना मुझे। स्कार्फ क्यों करते हैं अब्बा इतनी सख्ती? वो एकदम रोने लगी थी। तो फिर क्या करें? वो सख्ती ना करें तो क्या अपनी बेटियों को खुला छोड़ दें, जो मर्ज़ी करें? ऐसा नहीं हो सकता इरम। हाँ ठीक है, इनको जहन साजी भी करनी चाहिए, उन्हें स्कार्फ के लिए पहले कन्विंस करना चाहिए। मगर इरम, उनकी नीयत तो हमेशा अच्छी थी ना। उसे समझाने की कोशिश की। इरम के आंसुओं से उसका दिल ज़रा पिघला था। तुम्हें ज़्यादा अब्बा की वकालत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी तो ठीक है, चलो घर, मुझे नहीं जाना कहीं। वो आंसू पोंछते एकदम बहुत तलख़ी से कहती सीधी हुई। हया ने अफसोस से उसे देखा। दिल में जो नरम गोशा बनने लगा था वो फ़ौरन मिट गया। आखिर वक्त भूल भी कैसे सकती थी कि इरम ने वलीद को वो वीडियो दी थी। इतना बड़ा धोखा उसने हया के साथ किया था। उसने अफसोस से सर झटका और इग्निशन में चाबी घुमाई। कार के इंजन में हरारत पैदा हुई। इरम भीगी निगाहों से शीशे के पार देख रही थी। उसे अब भी अपनी ही फिक्र थी, अपना स्कार्फ, अपने अब्बा की सख्तियाँ, अपनी मजबूरियाँ। उसे अब भी हया की या उस वीडियो की कोई फ़िक्र नहीं थी। अगला मंज़र। मंगल आया, सुबह हुई, दोपहर चढ़ी, शाम उतरी और रात छा गई। वो नहीं आया। बुध भी गुजर गया और जुमेरात को जाहिद चाचा की बेटी महविश पाकिस्तान आ गई, मगर वो शदीद क्राइसिस में थी। जाहिद चाचा और आबिदा चची ने किसी को नहीं बताया, मगर साइमा ताई को अपने किसी सोर्स से पता लग ही गया। महविश का शौहर उससे अगली फ़्लाइट में आ रहा था, मगर इमिग्रेशन के किसी चक्कर में फंस गया और ऐन वक्त पे गिरफ़्तार कर लिया गया। महविश की फ़्लाइट चूँकि एक रोज़ कबल की थी, सो वो इस वक्त तक पाकिस्तान आ चुकी थी। और फिर ख़बर मिलते ही ताया फुरकान उनकी फ़ैमिली समेत सभी आबिदा चची की तरफ इकट्ठे हो गए थे। डाइनिंग हॉल में मेज़ के गिर्द 6 कुर्सियों में सोनिया और वो 5 कज़न्स बैठी थी। महविश खामोश थे और वो सब भी। हया तो सरबराही कुर्सी पे बैठी, दुपट्टा सर पे ठीक से लिए देख भी कहीं दूर खला में रही थी। डाइनिंग हॉल और ड्राइंग रूम के दरमियान जालीदार पर्दा गिरा था। उसके पार सोफ़ों पे सब बड़े बैठे थे। लड़के वगैरह भी इकट्ठे हो गए थे, सो वो बाहर लॉन में थे। अब तो हया की वजह से वो लड़कियों वाली तरफ आने से भी झिझकते थे। रोहेल और नताशा अलबत्ता सोफ़ों पे ही बैठे थे। अफ़ान के माँ बाप क्या कहते हैं? तायाबा पूछ रहे थे। उनकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। जवाब में आबिदा चची बुरे दिल से कुछ बता रही थी। उनका यकीनन ये सबका अफसोस के लिए आना अच्छा नहीं लग रहा था। आजकल के लड़के भी पता नहीं किन चक्करों में होते हैं, साइमा ताई ने हमदर्दी से कहा था। महविश ने दबे दबे गुस्से से जालीदार पर्दे को देखा और एकदम उठकर अंदर चली गई। सोनिया ने अफसरदगी से उसे जाते देखा। बस क्या किया जा सकता था? बस अल्लाह ताला खैर से उसे वापस पहुंचा दे, पप्पू ने धीरे से कहा था। उन्हें भी साइमा ताई का यूँ इसरार से सबको अफसोस के लिए इधर ले आना अच्छा नहीं लगा था। जहान की क्या खबर है सबीर? मंगल तो गुजर गया, उसका कोई अता पता नहीं है। साइमा ताई को पप्पू का टोकना बुरा लगा था, तो तोबू का रुख अफान से जहान की तरफ कर दिया। हया चौंक कर आधे हटे पर्दे को देखने लगी। आ जाएगा भाभी, किसी मसले में होगा तभी देर हुई है। पप्पू की आवाज़ मज़ीद धीमी हो गई। तुम भी अपने बेटे पे नज़र रखा करो सबीन, ताया अब्बा ने उसी अंदाज में कहा जिसमें वह फ़ान की बात कर रहे थे। पता नहीं वो भी किसी ठीक काम में है या अपने बाप के जनाजे पे भी तो नहीं आया था। जिहान का यहाँ क्या जिक्र भाई? पप्पू के लहजे में दबा दबा शिकवा था। हया ने मेज़ का कोना सख्ती से पकड़ा। पेशानी की रगें भींच गई थी, अंदर एक बाल से उठा था। अफ़ान का भी तो हमें मालूम नहीं था। यहाँ शायद किसी का भरोसा नहीं होता।
ताया अब्बा ने फूफो की बात सुने बगैर तबसरा किया। हया के अंदर का उबाल बस किसी लावे की तरह फट पड़ने को तैयार था। वो मुश्किल वो जब्त करके लब भींचे बैठी रही। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ। हया ने मुड़कर देखा। जालीदार पर्दे के पास फूफो ज़रा खफके से कहती इधर आई नज़र आ रही थी। उसने साइमत आई और आबदा चची के चेहरों के मायने के तासुरात देखे और फिर अब्बा को देखा जो खामोशी से फूफो को देख रहे थे। सच कहूँ तो सबीन, मुझे तुम्हारे बेटे के काम मशकूक से लगते हैं। कभी कहता है रेस्टोरेंट है, कभी कहता है जॉब से छुट्टी नहीं मिली। बेहतर होगा तो मुझको भी चेक में रखा करो ताकि कल को कोई बड़ा नुकसान न उठाना पड़े। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो काम क्या करता है। और ताया की इस बात पर उसे लगा कि उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। बस बहुत हो गया, अब मज़ीद वो नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। ये ठीक था कि उसे राज रखने आते थे, मगर उसे सिर्फ वो राज रखने चाहिए थे जिनके रखने का कोई फ़ायदा हो, अब मज़ीद नहीं। वो तेज़ी से उठी और जालीदार पर्दा उठाकर ड्राइंग रूम के दहाने पे आई। उसके यूँ आने पे सबने उसे मुड़कर देखा था। क्या आप जानते हैं ताया अब्बा कि वो क्या काम करता है? अगर नहीं जानते वो, क्या मैं आपको बताऊं? हाँ, ठीक है कि वो बड़े थे और उनसे अदब से बात करनी चाहिए थी, मगर वो अपने लहजे में पिनहा गुस्से को जब्त किए। जब बोली तो उसकी आवाज़ काफ़ी बुलंद थी। ताया अब्बा ने कदरे हैरानी कदरे बरहमी से उसे देखा और फिर सुलेमान साहब और फातिमा को, जैसे कह रहे हों कि उनकी बेटी को क्या हो गया है। शायद आप नहीं जानते, ठहरे मैं आपको बताती हूँ। वो इसी अंदाज में ऊंची आवाज़ से बोली। जहान अभी इसलिए नहीं आ सका क्योंकि वो अपनी ऑफिशियल असाइनमेंट में फंसा हुआ है। आप तो ये भी नहीं जानते होंगे कि वो हमारी एजेंसी का एक एजेंट है, एक बहुत काबिल आर्मी ऑफिसर। ये बात कहकर जब वो फारिग हुई तो उसने बारी बारी सबके चेहरों को देखा। ताया अब्बा, साइमत आई, जाहिद चाचा, आबदा चची, सब हैरान सी नज़रों से उसे देख रहे थे, जैसे उन्हें समझ नहीं आया हो कि उसने क्या कहा है। आहिस्ता आहिस्ता उसके अल्फाज उनके जहनों में ठहरने लगे, उनके मायने उसके सामने आया होने लगे। आर्मी ऑफिसर, एजेंट। ताया फुरकान ने कुछ हैरान निगाहों से पहले उसे देखा, जो अपनी बात कह चुकने के बाद ज़रा पुरसुकून सी चौखट पे खड़ी थी। फिर सबीन फूफो को देखा जो खामोशी से सोफे पे बैठी थी, मगर उनकी आंखों का सुकून इस बात का खमास था कि उन्हें हया की इस बात से खुशी हुई है। ज़रूरी तो नहीं था कि सब कुछ जहान आके बताता। उन्हें शायद जहान ने मना कर रखा था, तो उन्होंने बेटे का मान भी रखा, लेकिन हया के समल से जैसे उनको ढेरों सुकून मिल गया हो। वो हमारी एजेंसी के लिए काम करता है? साइमत आई शॉक्ड सी बोली। क्या वो आर्मी ऑफिसर है? क्या वाकई? जी ता, ये सच है। वो सीने में बाजू लपेटे बहुत एतमाद से कह रही थी। हर दफ़ा इंसान को अपने लिए जंग नहीं लड़नी होती, कई दफ़ा दूसरों के लिए भी लड़नी पड़ती है, और वो इस वक्त वही कर रही थी। उसे बहुत अरसा ये बात अपने तक रखी, आप लोगों को नहीं बताई। इसलिए नहीं कि वो आपको अपना नहीं समझता था। हाँ ठीक है, उसकी जॉब की नौयत ऐसी थी कि उसे अपनी असल शनाख्त छुपा के रखनी थी, लेकिन वो चाहता तो बता सकता था, जिसे फुप्पो को हमेशा से मालूम था, जिसे बहुत से दूसरे लोगों को मालूम था, लेकिन उसने आप लोगों को नहीं बताया। शायद इसलिए कि वो आपका मान नहीं तोड़ना चाहता था। वो मान जिसके साथ बहुत साल पहले आप लोगों ने उसे लोगों को कहते हुए ताया फुरकान को देखा। आप लोगों ने बहुत फ़ख्र से कहा था कि किसी गद्दार के बेटे को फ़ौज में कमीशन नहीं मिल सकता। हालांकि ऐसा नहीं होता ताया अब्बा। कितने ही गद्दारों के बेटे भतीजे आज भी फ़ौज में काम कर रहे हैं और बहुत दयानतदारी और मुहिब वतनी से काम कर रहे हैं। इसलिए जब उसको जॉब मिल गई तो उसने आपको नहीं बताया, ताकि आपका मान ना टूटे, ताकि आपके फ़ख्र को ठेस ना पहुँचे। वो जानती थी कि वो काफ़ी ज़्यादा बोल रही है, बड़ों के सामने इतना नहीं बोलना चाहिए, मगर बात करते हुए भी वो तहज़ीब और तमीज़ की सरहद से आगे नहीं निकल रही थी। अलबत्ता उसकी आवाज़ ज़रा ऊंची थी। बाज़ दफ़ा इंसानों के खुद गर्ज मजमे को अपनी बात मनवाने के लिए थोड़ा सा बदतमीज़, थोड़ा सा लाउड होना पड़ता है। ड्राइंग रूम में इतना सन्नाटा था कि सुई भी गिरती तो गूंज पैदा होती। ताया फुरकान के चेहरे पे एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। वो जैसे समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हुआ है। नताशा रूहिल से धीमी आवाज़ में कुछ पूछ रही थी और वो आहिस्ता से जवाब में कुछ बता रहा था। नताशा उसकी बात सुन के ज़रा सा मुस्कुराई। फातिहा ने निगाहों से उसे देखा और कहा, आई गेस्ड सो। ड्राइंग रूम में मौजूद नफूस में वो वाहिद थी जिसे इस खबर ने बहुत महसूस किया था। क्या करता है वो आर्मी में? क्या रैंक है उसका? जाहिद चचा पहले थे।
जाहिद चाचा वो पहले थे जिन्होंने सवाल किया, शायद उनके जहन ने इस बात को कबूल कर लिया था। मेजर है। इससे पहले कि वो जवाब देती, जवाब किसी और ने दिया। ना उसने ना पप्पू ने। किसने? जिहान ने। हया बेख्तियार चौंकी। सुलेमान साहब? अब हैरान होने की बारी उसकी थी। उसके लब ज़रा से खुल गए और आंखों की पुतलियां फैल गईं। अब्बा को पता था? अब्बा को कब से पता था? उसने पप्पू की तरफ देखा, वो भी हैरान हुई थी। क्या तुम्हें मालूम था? ताया फुरकान को झटका लगा। जी, काफ़ी अरसे से पता था। उन्होंने कहते हुए हया को देखा, जैसे कह रहे हो कि तुम वो वाहिद नहीं हो जिसे बात मालूम थी। मैं इस शहर में रहता हूँ, मेरे अपने भी सोर्सेज हैं। मुझे काफ़ी अरसे से पता था और मुझे उस पर इसी बात का गुस्सा था कि क्या था अगर वो हमें बता देता। हम उसके अपने थे, दुश्मन तो नहीं थे। हया ने बेख्तियार रोहेल की तरफ देखा। रोहेल ने इस बात में सर हिलाया। तो यही बात थी जिसके लिए अब्बा उससे बरगश्ता रहते थे। लड़की वाला मामला नहीं था, वो ये बात थी। रोहेल को भी पता था, अब्बा को भी पता था। नताशा को शक था। बस एक वही बेवकूफ़ थी जो 3 महीने उसके पजल बॉक्स की पहेलियाँ ढूंढती रह गई। काश वो सबसे पहले पूछ लेती। हैरत है, ताया फुरकान मुश्किल कह पाए। वो अभी तक बेयकीन थे। उसे कभी तो चाहिए था कि हमें बता दे। मुझे पता नहीं। वो बताना चाहता था, मगर उसकी जॉब की कुछ मजबूरियाँ थी कि वो नहीं बता सका। आप तो जानते हैं कि ऐसी जॉब में मुश्किल हो जाती है। बहरहाल उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ। सबीन फूफू ने बहुत सुकून से कहा था। उनके चेहरे से ज़ाहिर नहीं होता था, मगर वो मुतमईन थी, बहुत मुतमईन। तुम्हें किसने बताया? फ़ातिमा अभी तक हैरान थी, कभी उसे देखती कभी सुलेमान साहब को, जैसे समझ ना पा रही हो कि उन्हें इस बात पे खुश होना चाहिए या नहीं। जिहान ने। उसे मुझे ही बताना चाहिए था ना। उसे शान उचकाते हुए जवाब दिया। बस वो एक जवाब हर जवाब पे भारी हो गया। साइमा ताई, आबिदा चचे की मैनी खेज निगाहों, तंज़ो ताने के निश्तरों, हर शे को अपना जवाब मिल गया। वो वापस पलटी तो देखा है ड्राइंग रूम में मौजूद लड़कियां उसे उन्हीं शशद्दर और हैरान निगाहों से देख रही थी। हाँ, खबर बड़ी थी, मगर जल्द ही वो उसे कबूल कर लेंगे। अगर वो आया तो पता नहीं वो इसके साथ किस किस्म का सलूक करेंगे, मगर वो आए तो सही। कब आएगा वो नहीं जानती थी। अलबत्ता वो ये जानती थी कि इस जंग में जहान अकेला नहीं होगा, वो हमेशा उसके साथ होगी। अगला मंजर, वो अपने कमरे में लैपटॉप के आगे बैठी तुर्की की तस्वीरें देख रही थी जब उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन को देखते हुए उसने फ़ोन उठाया और नंबर देखते हुए जैसे अंदर तक कड़वाहट घुल गई। वलीद। जाने ही कब उसकी जान छोड़ेगा। चंद लम्हे वो जल्दी बुझती स्क्रीन देखती रही, उठाए या नहीं, मगर इस आदमी से कुछ बात नहीं था, उठाना ही पड़ेगा। उसे सब्ज़ बटन दबा के फ़ोन कान से लगाया। हेलो, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, क्या तुम 5 मिनट में बाहर आ सकती हो? उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेके दबा दिया हो। क्या? तुम इधर क्या करने आए हो? वो हैरान परेशान सी खड़ी हुई, फिर कमरे से बाहर निकली। वो बैरूनी दरवाजे की तरफ नहीं बल्कि सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे बात करनी थी है। वो आर्किटेक्ट वाला मसला भी हल नहीं हुआ और मैं जानता हूँ तुम उसे हल करवाओगी। मैं उस दिन पिज़्ज़ा हट में वेट करता रहा, मगर तुम नहीं आई, और अब मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया है जब तुम मेरी बात को संजीदगी से सुनना चाहिए। और मैंने तुम्हें कहा था कि मैं नहीं आऊँगी। तुम मुझे क्या समझते हो? तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हारी गीदड़ भक्तियों से डर जाऊँगी? ग्रो अप वलीद। लहजे में सख्ती रखते हुए वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। उसने टेरेस का दरवाज़ा खोला और तेज़ी से बाहर आई। मैंने फ़ोन तुम्हारी ये सब बातें सुनने के लिए नहीं किया। तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। बस 5-10 मिनट लगेंगे। ओके। कॉल काट दी गई। उसने शौक से अंदाज में बंद फ़ोन को देखा और फिर तेज़ी से आगे आई। छत पे कोने में पड़े झूले के पीछे से उसने मंडीर पर से झांका। बाहर रात से आती, कहीं कहीं स्ट्रीट पोल जल रहे थे। घर के गेट से ज़रा दूर वलीद की स्याह कॉर्ड खड़ी थी। वो ड्राइविंग सीट पे बैठा, स्टीयरिंग व्हील पे हाथ रखे मुंतज़र से उनके गेट की तरफ देख रहा था। हया के अंदर तूफान सा उठने लगा। बेबसी भी थी, गुस्सा भी था। ये आदमी किसी तरह उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। पता नहीं कुछ लोगों को अल्लाह का खौफ भी नहीं होता। किसी की कमज़ोरी हाथ लगने पे वो ख़ुद को खुदा क्यों समझने लगते हैं, मगर नहीं, ऐसे खुदाओं से, ऐसे ब्लैकमेलरों से निपटना उसे अच्छी तरह से आता था।
वो मुड़ी और टेरेस पे रखे इन मसनूई पौधों की तरफ आई जो बड़े बड़े गमलों में रखे थे। गमले बड़े थे इसलिए टहनियों को खड़ा रखने के लिए उन्हें मिट्टी के बजाय छोटे छोटे पत्थरों से भरा गया था। उसे एक गमले से एक वजनी सा पत्थर उठाया और वापस मुंडेर तक आई। वलीद अभी तक मुंतज़िर निगाहों से गेट की तरफ देख रहा था, जैसे उसका ख्याल था कि उसकी ब्लैकमेलिंग में आकर वो अभी गेट से आती दिखाई देगी और एक दफ़ा फिर उसकी गाड़ी में बैठ जाएगी। लेकिन नहीं, मोमिन एक सुराख से कभी 2 बार नहीं डसा जा सकता। वो इतनी कमज़ोर तो नहीं थी कि उसकी ब्लैकमेलिंग की वजह से उसके साथ बैठ जाती। वो और होती होंगी कमज़ोर लड़कियाँ जो ब्लैकमेलिंग से घबरा जाती होंगी। नहीं, अगर उसे जन्नत के पत्ते थामे थे तो अल्लाह उसे रुसवा नहीं करेगा। ये वादा उससे जहान ने किया था, मगर जहान तो इस वक्त नहीं था जो अपना वादा निभा सकता। उसे खुद ही कुछ करना था। उसने एक नज़र हाथ में पड़े पत्थर को देखा और एक नज़र नीचे खड़ी गाड़ी को। लम्हे भर के लिए सारी बातें सैलाब की तरह उमड़कर उसके जहन पर छाती गईं। वलीद की ब्लैकमेलिंग, उसकी बदतमीज़ियाँ, उसकी हर वो हरकत जिसने उसे जहनी कोफत में मुब्तला किया था। और फिर उसने खींच कर वो पत्थर उसकी गाड़ी में मारा। अंदाज़ा उसने विंडस्क्रीन का किया था, मगर वो बोनेट पे लगकर नीचे गिरा। वलीद ने चौंक कर इधर उधर देखा और इससे पहले कि वो ऊपर गर्दन करता हया पीछे हो गई। ये नहीं था कि वो उसके सामने आने से डरती थी, बस उसने स्कार्फ नहीं ले रखा था। गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई और टायरों की रगड़। हया ने हैरत से मुंडेर के सुराख से नीचे देखा। वलीद की गाड़ी दूर जाती दिखाई दे रही थी। इतना बुज़दिल निकला वो, बस एक पत्थर से डर गया। उसे वाकई हैरत हुई थी, या शायद हर ब्लैक मेलर इतना ही बुज़दिल हो, इतना ही कमज़ोर और इतना ही घटिया होता है। तनफ़ुस और हवासों को काबू कर दिया वापस आई। कमरे में आकर उसने लैपटॉप पे लगी तस्वीरें बंद कर दी। दिल इतना उचाट हो गया था कि समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करे। वो बदनीयत आदमी पता नहीं कब और किस तरह उसका पीछा छोड़ेगा। क्या सारी ज़िंदगी वो यही करता रहेगा? वो कब तक इसको पत्थर मारकर बग झक कर अपने से दूर रखेगी? किसी दिन अगर वो वाकई उनके घर पहुंच गया और वो सीडी अब्बा या किसी को दिखा दी तो फिर नताइज क्या निकलेंगे? वो अपनी इज्जत खो देगी, मकाम खो देगी। वलीद के हाथ से मिलने वाली सीडी सब ख़राब कर देगी। इरम और वलीद दोनों को अल्लाह का कोई खौफ नहीं था। वो बेदिली से बेड पे आके बैठ गई। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। बाहर लाउंज में अम्मा और पप्पो के साथ भी बैठने का दिल नहीं कर रहा था। पप्पो तो वैसे भी इन 2 दिनों में सबके सवालों के ही जवाबात दे रही थी। जहान ने कब क्या और कैसे जो कुछ किया उसे चीज़ों से दिलचस्पी नहीं थी। वो तो अपनी तरफ से बम फोड़कर फारिग हो चुकी थी। आगे पप्पो जाने और उनका बेटा। जब दिल ज़्यादा उदास हुआ तो वो वज़ू करके आई, कुरान खोल कर बेड पे बैठ गई। हाँ, उसे जहान से वादा किया था कि वो रोज़ कुरान पढ़ेगी, मगर अभी तक नहीं पढ़ सकी थी। अब वो पढ़ा करेगी, मगर कहाँ से शुरू करें? बहरहाल उसे सूरह नूर निकाली। ये वो सूरत थी जिसने हर चीज़ शुरू की थी, जिसने उसे एक और दुनिया में पहुँचाया था। उसे एक दफ़ा फिर से ये पढ़नी थी। हाँ, ऐसे कहती थी कि कुरान में हर चीज़ का जवाब होता है, हर दुख का मदावा, हर परेशानी की तसल्ली, हर फ़िक्र का हल। वो सूरह नूर पढ़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता दिल पे छाई तंगी कुरान पे लिखे स्याह हरूफ से कम होने लगी। स्याह हरूफ, उसका स्याह मोती जो रुमाल में रखा था और 7 कंकर भी। उसके दिल में दूसरे ख्याल आने लगे। उसने सर झटका और आयत पर तवज्जो दी। और जो लोग तुम में से ईमान वाले हैं उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, अल्लाह ने उनसे वादा किया है कि उनको ज़रूर ज़मीन में जानिशीन मुकर्रर करेगा, जैसा कि इनसे पहले वालों को मुकर्रर किया। और उनके लिए जिस दीन को पसंद किया है उसे ज़रूर मुस्तहकम करेगा और इनके खौफ ज़रूर अमन में बदलेगा। बस शर्त यह है कि वो मेरी इबादत करते रहें और मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। सूरह नूर आयत नंबर 55। लम्हे भर को कमरे में रोशनी सी हो गई। सोने के पतंगे से हरसू गिरने लगे थे। नूर था ऊपर नूर के। वो अल्फाज बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पुरुमीद थे। क्या वाकई ऐसा हो सकेगा? क्या वाकई उसे अपने दीन की सब बातें नसीब हो सकेगी? कभी कभी कुरान की बातें इतनी पुरुमीद दिखाई देती थी कि उसे अपनी नाउमीद ज़िंदगी से रिलेट करना मुश्किल लगता था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पुरुमीद। क्या वाकई ऐसा हो सकेगा? क्या वाकई उसे अपनी दीन की सब बातें नसीब हो सकेगी? मगर मरियम ख़ानम ने कहा था कि यकीन से मांगे तो ज़रूर मिलता है। एक दफ़ा इन आयात पे यकीन करके तो देखे, कौन जाने। उसे कुरान बंद करके एहतियात से बुक शेल्फ पे रखा और बेड पे आके आंखों पे बाजू रखे लेट गई। अभी वो सिर्फ सोना चाहती थी। थकन बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड और
मेरे ख्याल से मुझे 2 एपिसोड करने पड़ेंगे, कुछ ज़्यादा हो गया है। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और बस दुआ को रहिएगा जहान खैरियत से हो। सबको पता तो चल गया, ऐसा ना हो कि सबको पता चले और फिर कुछ भी हो सकता है। अल्लाह हाफिज़।